With over 40 plus selections in 32nd Bihar Judicial Services, St. Peter's Law Academy aims at providing quality education. आपको पता है अगर आप अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हो ना, तो जिन चीजों की खोज आपको थी वो सारी चीजें लेकर हम आ रहे हैं आपके पास. इंटरैक्टिव क्लासेस, एक्सटेंसिव टेस्ट सीरीज जिसके अंदर ना सिर्फ टॉपिक मगर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉडल टेस्ट और मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड रहने वाले हैं. और तो और ये टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही सेंट्रिक होंगे. साथ ही में पता है आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल रहने वाला है और वन ऑन वन मेंटोरशिप भी. तो इंतजार किस बात का है, नीचे दिए हुए नंबर पर तुरंत कॉल करिए और जानकारी के लिए. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तज़ीन बिनते वहीद है और हाल ही में मैंने वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज क्रैक किया है जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक सेकंड है. बट यहाँ तक आना कोई आसान काम नहीं था और मेरी भी एक जर्नी रही है सबकी तरह. अगर मैं अपनी बात करूँ, अपनी जर्नी की बात करूँ, तो यहाँ तक आने में मैंने काफ़ी सारे रिजेक्शंस फेस किए हैं. जी, आप सही सुन रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे रिजेक्शंस फेस किए हैं. मैंने वेस्ट बंगाल क्रैक करने से पहले काफ़ी सारे प्रीलिम्स दिए थे और अगर मैं काउंटिंग में सही हूँ तो आई थिंक 10 to 12 मैंने प्रीलिम्स दिए थे जो मेरे नहीं क्लियर हुए थे. ओवरऑल तो मैंने इससे ज़्यादा प्रीलिम्स दिए हैं बट मैंने अराउंड 10 to 12 प्रीलिम्स मेरे क्लियर ही नहीं हुए थे और वो भी कट ऑफ से काफ़ी दूर मार्क्स रहते थे. ऐसा भी नहीं था कि पास में रहते थे. और मैं स्टार्टिंग में देती रहती थी प्रीलिम्स और मैं दूसरी तीसरी स्टेज तो बहुत दूर की बात है, मेरा पहला स्टेज ही नहीं क्लियर होता था. और ये पूरी जो मेरी जर्नी रही है प्रीलिम्स की, ये 1 साल तक चलती रही. मैं 2021 की ग्रेजुएट हूँ. मैंने 2022 से एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किया और मेरे प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होते थे. तो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग लगता था और जो एस्पिरेंट्स मेरी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे वो फील कर पा रहे होंगे कि जहाँ पे 3 टियर का एग्ज़ाम होता है, आपका फर्स्ट ईयर ही नहीं क्लियर हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा हताशा और मायूसी होती है कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, क्या मैंने अपने लिए जॉब चुनी है कि नहीं, मैं सही इस जॉब के लिए मैं बना भी हूँ या नहीं. ये सारे क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में आते थे और मैं कई बार डिमोटिवेट हो जाती थी इस हद तक कि मैं सोचती थी शायद छोड़ दूँ, ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं. बट फिर मेरे जो टीचर हैं अनुराग सर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है. मेरा जो भाई है, इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया. मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दी कि जब तक तुम अपना 100% ना दे दो तब तक गिव अप करने के बारे में तो सोचना ही नहीं है. तो ये मैं और सबको भी कहना चाहूँगी कि आपको तब तक गिव अप नहीं करना है जब तक आपको ना लगे कि आपने 100% नहीं दिया है. और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे अंदर कुछ कुछ कमियां थी जो मुझे उस वक्त लगी कि शायद मैं ये सब नहीं कर रही हूं, इस वजह से मेरे प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहे हैं. तो उसमें अगर मैं नंबर 1 कमी गिनाना चाहूँगी तो ये है कि मैं ज़्यादा MCQs नहीं लगाती थी जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैंने हमेशा से मेंस ओरिएंटेड तैयारी की है जो कि सही है. अभी भी अगर मैं सजेस्ट करूँ लोगों को तो मेंस ओरिएंटेड तैयारी ही करनी चाहिए. बट जब प्रीलिम्स की डेट आ जाए तो आपको अप्रॉक्स 1 मंथ मिलता है, 1 मंथ से आपको 1.5 मंथ्स मिल जाता है. उस ड्यूरेशन में आपको मेंस एकदम साइड रखना है और आपको सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, जो कि शायद मैं लैक करती थी, मैं नहीं करती थी. आप अगर चाहें तो कोई कोचिंग ज्वाइन करके या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को ज्वाइन करके आप उससे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं. तो बेसिकली प्रीलिम्स को क्रैक करने की जो की होती है ना, वो एक्यूरेसी है. और एक्यूरेसी कैसे आएगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाएंगे, जो कि मैं नहीं लगाती थी और इस वजह से शायद मेरे नहीं क्लियर होता था, मेरी एक्यूरेसी उस लेवल तक ही नहीं आ पाती थी. क्योंकि जिस हिसाब से आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है, 75% से 80% एक्यूरेसी चाहिए और उतनी आने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाने हैं, जो कि मेरे अंदर से लैकिंग था. मैंने इस चीज़ पे फिर काम किया. मैंने अपने आप को एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया मैंने कि मुझे ये चीज़ें करनी है. मेंस की तैयारी तो चलेगी ही बट प्रीलिम्स को साइड नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हुआ है ना, तो मेंस और इंटरव्यू तो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो पहला स्टेप है. भले ही वो स्क्रीनिंग टेस्ट है बट आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है. फिर मैंने अपनी उन लूप होल्स पे काम किया. मैंने MCQs लगाने स्टार्ट किए और कोशिश की मैंने कि मैं मॉक टेस्ट या इस तरीके की चीज़ें लगाऊं. और इस पे मैंने काफ़ी सारे रिसोर्सेज कंसिडर किए हैं. जैसे अगर आप बुक्स का नाम ले तो सिंगल्स की जो MCQ बुक आती है मैंने वो ली थी. उसके बाद परीक्षा मंथन की बुक आती है, मैंने वो भी ली थी. तो इन सब में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होते हैं और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी होते हैं. तो मैंने उस तरीके के लगाए और जब मैंने ये लगाना स्टार्ट किया और मैं फ्लो में आई तो वेस्ट बंगाल मेरा पहला प्रीलिम्स था जो क्लियर हुआ था.
क्योंकि उस समय तक 2022 तक मैं सिर्फ प्रीलिम्स दे रही थी और मेरे नहीं क्लियर हो रहे थे। उसके बाद जब 2023 में वेस्ट बंगाल की वैकेंसी आई और मैं काफ़ी सारे स्टेट्स ऑलरेडी दे चुकी थी, तो फिर मुझे लगा कि वेस्ट बंगाल क्यों नहीं, मैं इसका भी ट्राई करती हूँ और मुझे अपना बेस्ट देना था इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे रिजेक्शंस फेस कर चुकी थी और मुझे जो पुरानी गलतियाँ थी उनको सुधार के अपने आप को टेस्ट भी करना था कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ कि नहीं। तो फिर मैंने वेस्ट बंगाल का जब प्रीलिम्स दिया तो जैसा कि मैंने कहा वो मेरा पहला प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था। तो ये प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए कि आप जितने से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं और आप बिल्कुल भी प्रीलिम्स को बहुत साइड करने की कोशिश ना करें। भले ही उसके नंबर नहीं जुड़ते बट वो पहला स्टेप है और अगर आपने वो क्वालिफाई नहीं किया तो आप मेंस इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आपको हर स्टेप को, हर जो लेवल है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। भले ही आप टाइम शिफ्ट कर सकते हैं, मेंस को ज़्यादा टाइम दें, प्रीलिम्स को कम दे, बट तीनों को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और आपको किसी भी स्टेज को इग्नोर नहीं करना है, तभी आप इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। वरना मेरी तरह आप काफ़ी सारी गलतियां करेंगे और आपका काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो ये थी मेंस की जो मेरी कमियां जिस पे मैंने काम किया और यही आपकी स्ट्रैटेजी भी है। तो अगर हम बात करें अब मेंस की, तो मेंस इसका जो होता है वो थोड़ा हेक्टिक होता है, क्योंकि बाकी सारी जितनी भी स्टेट्स है उसमें मेंस ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6 दिन का होता है, बट यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 11 से 13 दिन देने पड़ते हैं क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसमें ऑप्शनल्स का भी सीन होता है, आपको 3 ऑप्शनल्स लेने पड़ते हैं और जीके भी इसमें 100 मार्क्स की आती है और बाकी सारी जो प्रोसीजरल सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे प्रोसीजर ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, तो ये आपको सब लेने पड़ते हैं। ऑप्शनल्स में अगर मेरी ऑप्शनल की बात करें तो मेरा फैमिली लॉ हमेशा से बहुत अच्छा था, तो मैंने हिंदू लॉ लिया था, मुस्लिम लॉ लिया था और लिमिटेशन लिया था। आपके ऑप्शनल्स में आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, पार्टनरशिप भी होता है और भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करना चाहूँगी कि आप वो ऑप्शनल लीजिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। भले ही आपको बहुत लोग बोलेंगे कि इसमें नंबर नहीं मिलते, उसमें नंबर नहीं मिलते, तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है। आप जिसमें कॉन्फिडेंट होंगे आप वही सब्जेक्ट चूज़ करिए। मैंने भी वही सब्जेक्ट चूज़ किए थे जो मुझे पसंद थे और जिसमें मैं कॉन्फिडेंट थी। तो मेंस क्योंकि थोड़ा हेक्टिक होता है इसमें, तो आपको क्या है कि उस हिसाब से आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और 11 दिन चलता है तो आपको एक तरीके से फिजिकली चैलेंज थोड़ा हो जाता है। मेरा ये पहला मेंस था और जब मैंने लिखा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी और बीच में मुझे 100 डिग्रीज फीवर भी हो गया था। तो वो एक इसमें चैलेंज है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए। और मेंस की बात करें तो सारे जैसे स्टेट्स में होता है, वेस्ट बंगाल में कुछ अलग से नहीं आता, वैसा ही पैटर्न है और लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी वही है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होता है या बहुत टफ होता है। जैसे नॉर्थ स्टेट्स के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, वेस्ट बंगाल का भी वही पैटर्न है। वेस्ट बंगाल भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल पैटर्न पे रहता है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं बट ट्रेडिशनल ही इनकी अप्रोच रहती है। तो उस हिसाब से आप आंसर राइटिंग की तैयारी इसमें रखें, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आंसर राइटिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक होती है आपकी थ्योरेटिकल आंसर राइटिंग होती है और एक होती है प्रैक्टिकल। वेस्ट बंगाल में दोनों तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको थ्योरेटिकल करना है तो उसका एक पैटर्न होता है और अगर आपको एप्लीकेशन बेस्ड करना है तो उसका पैटर्न होता है। आप अगर आपकी फैमिली में कोई है या आपके नोन में कोई है तो आप उससे गाइडेंस लीजिए, क्योंकि मेंस में क्या होता है ना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू होता है। आपको आता सब है बट आप उतने से कम टाइम में बहुत कंसाइज में और क्वालिटी आपको देनी होती है एग्जामिनर को, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट होता है और इसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी और वहाँ पे मुझे गाइडेंस मिली। स्पेसिफिक जो मैं नाम लेना चाहूँगी मेरे टीचर का, अनुराग सर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है इसमें और उन्हीं की गाइडेंस की वजह से मैं मेंस में मुझे कॉन्फिडेंस आ पाया कि मैं कर सकती हूँ। और उन्होंने जिस तरीके से पैटर्न बताया था वो चीज़ मुझे मेंस में बहुत हेल्प की। तो अगर आपके आसपास भी कोई टीचर है या आपके कोई नोन में है या इनकेस अगर कोई भी नहीं है, जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मेरे आसपास कोई भी लॉ का नहीं है, तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको फीजिबल हो और क्योंकि आपको उसमें गाइडेंस चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि कोचिंग वाले आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, एक रोड मैप ज़रूर देंगे, बट सेल्फ स्टडी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आप सोचें कि कोचिंग ज्वाइन करके आपको सब कुछ मिल जाएगा और आप बिल्कुल सिलेक्शन आपका 100% है, तो आप गलत हैं। आपको सेल्फ स्टडी तो खुद से करनी ही पड़ेगी। वो आपको गाइड कर सकते हैं, रोड मैप दे सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बता सकते हैं, बट उसको फॉलो करना वो आपके ऊपर है।
तो आप ऐसी कोचिंग लीजिए जो आपको फिजिबल हो, और आजकल तो डेमो भी बहुत इजीली अवेलेबल है, तो आप डेमो लीजिए, उसके बाद खुद फैसला करिए कि आपको वो कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। और अगर आपके आसपास कोई है जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं तो कोचिंग ऐसे मैंडेटरी नहीं है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने विदाउट कोचिंग, उनको एक पास गाइडेंस थी अपने आसपास और सीनियर से, तो उन्होंने विदाउट कोचिंग भी क्रैक किया है। तो ये थी मेंस की स्ट्रैटेजी। आंसर राइटिंग आप करते रहिए क्योंकि उसमें बहुत कंसाइज लिखना होता है। और एक चीज़ है, आपको अपनी हैंड राइटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी है तो ऑब्वियसली वो आपको बेनिफिट करेगा, बट ये कोई मस्ट नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसी हैंड राइटिंग हो कि पढ़ने में आए, तो लेजिबल हैंड राइटिंग की आप कोशिश करिए और राइटिंग स्पीड फास्ट करिए। अगर आपकी राइटिंग स्पीड फास्ट नहीं है तो आप उस पर ज़रूर काम करिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी राइटिंग स्पीड सही थी, तो मुझे पता था कि मैं इतने से टाइम में कवर कर लूँगी पूरा। बट अगर आपको राइटिंग स्पीड में प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर उस पर काम करिए, क्योंकि आपको मेंस में टाइम बहुत कम मिलता है। तो ये थी मेंस की स्ट्रैटेजी। अगर हम कोचिंग की बात करें तो आजकल तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप लोग घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो आप यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर सकते हैं, आप ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म फॉलो कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर आने के लिए, जैसे आप दिल्ली में अगर नहीं आना चाहते हैं या आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं आना चाहते क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंशियल बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप घर पे रहकर भी तैयारी कर सकते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी कोचिंग तो की थी, बट उसके बाद में साइड बाय साइड यूट्यूब के काफ़ी सारे चैनल्स भी फॉलो करती थी और जो ऑनलाइन डेली मटेरियल प्रोवाइड करते थे, या टेलीग्राम पे मैं उनके ग्रुप्स फॉलो करती थी जो डेली मटेरियल प्रोवाइड करते थे। तो आप इस तरीके से भी अपनी गाइडेंस और ले सकते हैं उन लोगों से और अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन ही आपको कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको पता होगा वो, तो आप वहाँ जाके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और किसी जगह रहकर पढ़ाई करना इज़ नॉट द असेंशियल। लोग घर बैठे बैठे भी बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं, और आपको बेसिकली डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, और आप किसी भी जगह रहकर वो कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैंने भी वो फॉलो किए थे और आप भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो यहाँ पे एक लैंग्वेज का बैरियर है, बट मेंस में लैंग्वेज नहीं आती, मतलब आती है लैंग्वेज, बट पर्टिकुलर बंगाली मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको लैंग्वेजेस मिलेंगे और आपको उसमें ऑप्शन में चूज़ करना होगा। इंग्लिश कंपलसरी होती है, मैंने हिंदी चूज़ किया था। तो बंगाली मेंस में कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो ले सकते हैं या चाहे तो नहीं ले सकते। बट अगर आपने कोई और लैंग्वेज ली है मेंस में, तो इंटरव्यू में आपकी बंगाली टेस्टिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे बंगाली मस्ट है। तो भले ही आपके कितने भी अच्छे नंबर हो और आप शायद टॉप भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी बंगाली लैंग्वेज नहीं है तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर एस्पिरेंट्स जानना चाहें कि बंगाली मैंने कैसे पढ़ी थी, तो मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरे स्टार्टिंग में बेसिक्स का प्रॉब्लम हर लैंग्वेज में होता है। तो मेरा एक फ्रेंड था बंगाल का, उसने मुझे बेसिक्स में हेल्प की थी। जिस तरीके से आप अक्षर पहचानते हैं, जब अक्षर मिल जाते हैं हिंदी में भी और किसी भी लैंग्वेज में, वो मैंने उससे हेल्प ली थी, क्योंकि उसके लिए आपको किसी वेल वर्स्ड इंसान से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैंने 1 महीने तक अपने बेसिक्स पे काम किया था, अक्षर पहचानना, जब वो जुड़ते हैं तो क्या प्रोनाउंस करते हैं उनको, वो अक्षर पहचानने, और छोटे छोटे वर्ड्स उसके साथ मैंने सीखे थे। उसके बाद मैंने बंगाली न्यूज़पेपर रीडिंग की थी। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों साथ में तैयारी करते थे, तो हम दोनों एक दूसरे को के साथ पढ़ते थे। तो हम लोग एक दूसरे पे चेक भी करते थे अगर कोई कुछ गलत करता था, और हम एक दूसरे को डिक्टेशन भी देते थे, क्योंकि इंटरव्यू में आपकी बंगाली टेस्टिंग रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग पे चेक होती है। तो आपको बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान तो रीडिंग राइटिंग का करना है, और आप अगर स्पीकिंग भी कर सकते हैं तो मतलब वेल एंड गुड, बट रीडिंग राइटिंग पे आपको बहुत ध्यान देना है, और उसके लिए न्यूज़पेपर इज़ मस्ट। मैं आपको 2 न्यूज़पेपर बता सकती हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं और जिस पे मैंने पढ़ाई की थी। आनंद बाज़ार पत्रिका और शॉप शमॉय करके 2 न्यूज़पेपर हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ यूज़ करते हैं और ऑफिशियल पर्पसेस से भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो आप इन न्यूज़पेपर्स को रेफ़र कर सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं, और इसी के साथ आप डिक्टेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी बंगाली की तैयारी की थी और आप भी कर सकते हैं। With over 40 plus selections in 32nd Bihar Judicial Services, St. Peter's Law Academy aims at providing quality education. आपको पता है, अगर आप अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हो ना, तो जिन चीज़ों की खोज आपको थी वो सारी चीज़ें लेकर हम आ रहे हैं आपके पास। इंटरैक्टिव क्लासेस,
एक्सटेंसिव टेस्ट सीरीज जिसके अंदर ना सिर्फ टॉपिक मगर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉडल टेस्ट और मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड रहने वाले हैं। और तो और ये टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही सेंट्रिक होंगे। साथ ही में पता है आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल रहने वाला है और वन ऑन वन मेंटोरशिप भी। तो इंतजार किस बात का है, नीचे दिए हुए नंबर पर तुरंत कॉल करिए और जानकारी के लिए। तो यहाँ से अब हम इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू की अगर मैं स्ट्रैटेजी कहूँ तो इंटरव्यू बहुत कुछ है। आपका पर्सनालिटी टेस्ट वो आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करता है। कई बार ऐसा होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको वैसे तो आते हैं बट उस टाइम पे आप प्रेशर पे नहीं बोल पाएंगे, और ये नॉर्मल है, सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था तो मैं बहुत घबराई हुई थी। और वो लोग पैनलिस्ट भी समझते हैं इस बात को और वो कोशिश करते हैं कि आपको नर्वस ना होने दे और कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो इंटरव्यू में आपका जो मेन चैलेंज है वो है आपको अपनी नर्वसनेस कंट्रोल करनी है और दिखाना नहीं है कि आप नर्वस हैं। तो उसके लिए मैं जो ट्रिक मैंने फॉलो की थी, जो मेरी टीचर्स ने बताई है, वो है कि आप पॉज लीजिए। कोई भी आंसर देने से पहले आप 2 या 3 सेकंड का पॉज लीजिए। उससे क्या है, पहली तो आपकी घबराहट नहीं पता चलती, दूसरी ये कि सामने वाले जो पैनलिस्ट हैं उन पे इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। वो ये सोचते हैं कि इस इंसान ने सोच समझ के आंसर दिया, भले ही आपको आंसर ना आता हो। आप 2-3 सेकंड का अगर पॉज लेंगे उसके बाद आप जवाब देंगे तो उनको ये चीज़ लगेगी कि आपने एटलीस्ट अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, तो ये अच्छा इंप्रेशन डालता है। और तीसरी चीज़, आपको फ्रेम करने का टाइम मिल जाता है। तो आप एकदम से हड़बड़ी में कोई जवाब ना दें। भले ही अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, आपको लगता है कि मुझे एकदम आता है, तब भी आप 2-3 सेकंड का पॉज लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। 2-3 सेकंड का पॉज और अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। और जैसा कि मैंने कहा, इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो आपको काम रहना होता है और आप अपनी नर्वसनेस और जो हेसिटेशन है वो आपको दिखाना नहीं है। और आप जितना कोशिश हो सके आराम से जवाब देने की कोशिश करें। बहुत तेज़ी से जवाब नहीं देना है, क्योंकि जब आप आराम से जवाब देंगे तो आपको फ्रेम करने का भी टाइम मिल जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप आराम से बोल सकते हैं कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, या सॉरी सर, आई बेग योर पार्डन। ये सारी अब चीज़ें बोल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको सारे सवालों का जवाब आना चाहिए। मुझे भी वेस्ट बंगाल के इंटरव्यू में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका जवाब मुझे नहीं आता था, बट वहाँ पे मेरी 2nd रैंक है और मुझे इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर दिए हैं उन्होंने। तो ये सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट है। तो ये था ओवरऑल पूरे एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पे कुछ टिप्स देना चाहूँ तो नॉर्थ स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक, तो आपको अपनी बंगाली पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो क्या है, अगर आप नॉर्थ स्टेट से कंपेयर करें तो कंपटीशन के हिसाब से थोड़ा सा इजी पड़ता है, बट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और जो उसका प्रोसेस है वो एकदम सेम है। कुछ ऐसा आपको ईजी नहीं लगेगा वहाँ पर, एकदम सेम पैटर्न पे सेम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वहाँ आती है। बट नॉर्थ स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है बंगाली। तो आप प्लीज़ बंगाली में कंसिस्टेंट रहिए और बंगाली पढ़ना स्टार्ट कर दें। और अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा सही टाइम है बंगाली पढ़ने का, तो देखिए मेरे टाइम पे आई वाज लकी इनफ, मेंस के टाइम पे WBPSC के जो चेयरमैन थे वो रिटायर हो गए थे और उसी टाइम पे लोकसभा के इलेक्शंस थे, तो उनको अपॉइंट होने में काफ़ी टाइम लग गया था, 7 to 8 मंथ्स लग गए थे। तो वो उस टाइम पे मैंने अपनी बंगाली पढ़ी थी और मैंने काफ़ी अच्छी कर ली थी उसमें, इतनी कि मैं क्वालिफाई कर जाऊँ। बट अगर आप लोग हैं, आप लोग को पढ़ना है बंगाली, तो मैं कहूँगी कि आप प्रीलिम्स अपना देकर आइए अच्छे से, उसके बाद आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करिए दूसरे दिन ही। और अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे मार्क्स हैं और आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप उसी टाइम से अपनी बंगाली की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंट रहें ना, चाहे अब किसी और स्टेट को भी क्यों ना अटेम्प्ट करें, अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको 5 महीने में इतनी बंगाली आ जाएगी कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई करें। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद भी आप बंगाली पढ़ना नहीं छोड़ें, आप मुसलसल उसको पढ़ते रहें और अपने आप को और पॉलिश करते रहें बंगाली में, क्योंकि वहाँ का जो मेन लोअर कोर्ट्स जो होते हैं और जो लोकल कोर्ट्स हैं उसमें बंगाली का बहुत काम होता है। तो नॉर्थ स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है बंगाली, और बिना बंगाली के ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता है। तो आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और दूसरी टिप मैं ये देना चाहूँगी कि ऑप्शनल्स अपने बहुत वाइजली चूज़ करिए और आप किसी की बहकावे में मत आइए। और तीसरी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी डिसहार्टेंड नहीं होइए। आपको, अगर आपने अच्छा किया है और आपकी बंगाली पे अच्छी आप कमांड रख पाए हैं, तो आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे, क्योंकि वो लोग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और के हैं या आपको ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल में मुश्किल है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़रूर वो सिलेक्ट करेंगे, आप, क्योंकि वो ओवरऑल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ही लेना चाहते हैं।
तो यहाँ पे अगर मैं अपने शेड्यूल की बात करूँ, जैसे कि एस्पिरेंट्स जानना चाहेंगे कि मैं कितना टाइम मैनेज करती थी और मैं कैसे पढ़ती थी, तो मैं एक नाइट आउल हूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। तो मैं क्या करती थी, एक टाइम शेड्यूल बना के रखती थी कि मुझे इतने घंटे पढ़ने ही है। तो मैं अपनी क्वालिटी आवर्स 4 आवर्स तो लेकर चलती थी, बट उसके लिए अगर आप 4 घंटा क्वालिटी आवर्स रखते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बैठना पड़ेगा, क्योंकि जनरली हम लोग सोचते हैं अगर 4 घंटे की पढ़ाई है तो हम 4 घंटा बैठ जाते हैं और हम पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 4 घंटे क्वालिटी आवर्स निकालने हैं तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटा बैठना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आपको कभी लगता है कोई काम आ जाता है, कभी आप फ़ोन में कुछ करने लगते हैं, या आप कई बार ओवर थिंकिंग भी करने लगते हैं। तो उस तरीके से आप अपनी ऐसी आदत बनाइए कि आप कम से कम 6 से 8 घंटे बैठें, और उसमें आप एक टाइमर लगाएं अपने फ़ोन पे, या अगर आपके पास कोई क्लॉक है, स्टॉप वॉच, तो आप उसको लगाइए और आप देखिए कि 4 घंटे मुझे हर दिन पढ़ना ही है। और कई बार ऐसा टाइम होगा कि आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं अपसेट फील करती थी, डाउन फील करती थी। तो उस टाइम पे भी अगर 4 घंटे नहीं तो 2 घंटे, लेकिन आपको रोज़ पढ़ाई करनी है, क्योंकि इससे क्या है ना, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो इस तरीके से मैं अपना शेड्यूल मैनेज करती थी। और क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठती थी, तो मैं रात में 2 से 3 बजे तक पढ़ती थी। उसके बाद मैं 10 बजे या 11 बजे जब भी मुझे जगना होता था, मैं जगती थी। तो ये मेरा टाइम मैनेजमेंट था, और इस चीज़ को आपको बहुत डिसिप्लिन वे में फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 हफ्ते फॉलो किया, उसके बाद आप 1 हफ्ते आपने छोड़ दिया। ये जो आप टाइम टेबल बना रहे हैं अपने लिए, टाइम मैनेजमेंट आप जिस तरीके से भी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल उस पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना है। तो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। 4 घंटे मैंने बोला इज़ द की, तो आप 4 घंटे के हिसाब से, अगर आप सुबह पढ़ना चाहते तो सुबह पढ़िए, शाम में पढ़ना चाहते तो शाम में पढ़िए, बट आपको 4 घंटे तो निकालने ही है। एंड में मैं स्टूडेंट को एक मैसेज देना चाहूँगी ज़रूर कि आप प्लीज़ गिव अप मत करिए इस एग्ज़ाम में। आई नो द प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग और बहुत हेक्टिक है, और स्टेट सर्विसेज में कई बार बहुत टाइम लग जाता है एग्ज़ाम की वैकेंसी आने में, और कई बार रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है, और बहुत डिमोटिवेटिंग फील होता है। मुझे भी फील हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे टाइम पे लोकसभा के इलेक्शंस भी थे, तो काफ़ी लंबा टाइम चला गया था रिजल्ट्स आने में, और पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग गया था। तो आप प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए, कंसिस्टेंट रहिए। पूरी जुडिशरी एग्जामिनेशन को अगर मैं रैप अप करूँ कैसे निकालेंगे, तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप जितना हो सके कंसिस्टेंट रहिए। अगर मे भी आप किसी दिन 5-6 घंटा 8 घंटा नहीं पढ़ पाए, तो आप 2 घंटा पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। वो फ्लो आपका नहीं टूटना चाहिए। डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। और साइड बाय साइड आप दूसरे एग्जाम्स भी ट्राई कर सकते हैं। अगर बहुत टाइम लग रहा है रिजल्ट आने में, या आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो आप दूसरे एग्जाम्स भी दे सकते हैं। तो वो आपको नॉलेज वाइज इन रन में रखता है। तो आपको, अगर आप बैठते नहीं हैं तो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करते हैं, और आप उसी प्रोसेस पे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपनाएंगे तो आपका ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्योंकि मेरे जो एग्ज़ाम्स थे, अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में 10-12 प्रीलिम्स तो मेरे क्लियर ही नहीं हुए थे, और उस टाइम पे मैं भी इसी कंडीशन में थी कि शायद मैंने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया है और ये मेरे लिए नहीं है। और अगर उस वक्त मैं अपने आप को सोचूं तो मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि आज मैं यहाँ बैठूं। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। आप प्लीज़ गिव अप मत करिए जब तक आपको लगता है कि आपने अपना 100% नहीं दिया है। और आप प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए। और अगर किसी को भी मुझसे कोई भी डाउट या क्वेरी पूछनी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और एट लास्ट मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी जर्नी और मेरी जो स्टोरी रही है उसको सारे एस्पिरेंट्स को शेयर कर सकूँ, और मेरी जर्नी से प्रेरित होकर जो और एस्पिरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं या फ्यूचर जजेस जो बनेंगे, वो कोई ना कोई प्रेरणा ले सके और उनको किसी भी तरह से मदद मिले। तो इसलिए मैं DKT का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।